हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, प्रोबेबिलिटी टॉपिक हमारा चल रहा है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, जो बेस थ्योरम है। ठीक है, बेस थ्योरम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे एग्जाम में बहुत बार आता हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, इसके नेक्स्ट लेक्चर में आप जरूर उसको विजिट करिएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी का जब थ्योरम और इसके प्रॉब्लम्स देख लेंगे तब बेस थ्योरम आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस थ्योरम के यहाँ डिफिनीशन देख रहे हैं, फिर इसके प्रॉब्लम्स देखेंगे कि इसके प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले बेस थ्योरम का जो डिफिनीशन है, बेस थ्योरम, लेट एस बी दी base theorem, let S be the sample space and let E1 E2 E3 डॉट डॉट En, E1 E2 E3 डॉट डॉट En है क्या? E1 E2 E3 डॉट डॉट ये इवेंट्स है। कौन इवेंट्स है? किस प्रकार के? बी एंड मैचली एक्सक्लूसिव। ये ऐसे इवेंट है जो मैचली एक्सक्लूसिव है, किसी से मैच नहीं करते हैं। मैचली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। मैचली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, मतलब दो या दो से अधिक मतलब कि इवेंट जो है किसी से मैच नहीं करेंगे और उन दोनों को कंबाइन कर देकर सैंपल स्पेस बन जाएगा। एग्जॉस्टिव यही बताया गया था और मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट भी यह बताया गया था। अगर मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो टाइप ऑफ इवेंट हमारा एक लेक्चर है, उसको आप देखिएगा तो आपको ये दोनों टॉपिक मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट और एग्जॉस्टिव इवेंट दोनों क्लियर हो जाएगा, तो ये आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो मैचली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएट विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ ए इज एनी इवेंट विच अकर। ए एक ऐसा इवेंट है विच इज एनी इवेंट विच अकर। अकर मतलब क्या होता है? घटनाएं। occurs with E1 or E2 dot dot or En then, मतलब कि E1 E2 एक मैचली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट है और एक कोई इवेंट जो है, एक कोई जो घटना घट रही है, किस तरह से घट रही है या किस तरह से एक प्रकार की हादसा कर रहा है, तो उस हादसे की, उस घटना की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करने के लिए बेस थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी EIA। Probability EIA is equal to PEIA into PAY सफिक्स में आई है अपॉन सिग्मा I is equal to 1 to n PEI PAY where I is equal to 1 2 3 dot dot n। समझ में आ गया? यही बेस थ्योरम है। ये मेन बेस थ्योरम का फार्मूला जहां नीचे लिखा गया है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम। ठीक है, जिस इवेंट पे हमें चेक करना हो ऊपर दिया रहेगा और नीचे आपको टोटल प्रोबेबिलिटी है। इसी को एक्सप्लेन करेंगे तो आगे बढ़ता जाएगा। हम प्रॉब्लम के द्वारा आके इसको डिफाइन करते, मतलब डिफाइन तो कर ही दिया है, अब इसी पे प्रॉब्लम्स लेते हैं, उस प्रॉब्लम्स पे इस क्वेश्चन, इस थ्योरम को यूज करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए तो ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट बेस थ्योरम से रिलेटेड है। देखिए, ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा, तब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसको, फैक्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद कैसे हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, इन ए बोल्ट फैक्ट्री, एक बोल्ट फैक्ट्री है, नट बोल्ट जो होता है, बोल्ट फैक्ट्री मशीन, ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन ए एंड बी एंड सी, तीन मशीन है जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25% कौन? ए, और 40% 25% ए, 35% बी एंड 40% सी ऑफ the total bolts of their output 5, 4 and 2% are respectively defective bolt। मतलब कि बोल्ट मैन्युफैक्चरिंग के तीन कंपनी है, ए बी सी। ठीक है, ए कंपनी से 25% और बी कंपनी से 35%, सी कंपनी से 40% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसमें से डिफेक्टिव परसेंट, मतलब जो डिफेक्ट हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं, उसके जो रेट दिया हुआ है
5%, 4%, 2% रिस्पेक्टिवली, मतलब 5% फर्स्ट से ए से, बी 4% बी से, 2% सी से। डिफेक्टिव बोल्ट, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बोल्ट को ड्रॉन किया जाता है, रैंडमली खींचा जाता है, ड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू द डिफेक्टिव, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। मतलब 3 मशीन है, मशीन 3 है, ए बी सी, एक में जो है कि 25% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बी में 35%, सी में 40% मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, जिसमें से डिफेक्टिव रेट भी दिया है 4%, 2%, 4%, 5%, 4%, 2%। ठीक है, तो उसमें से रैंडमली एक बोल्ट खींचा जा रहा है जो कि मशीन बी से चूज हो, मशीन बी से चूज किया गया हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसके इवेंट्स को समझेंगे। 3 इवेंट्स हैं, 3 मशीन है, तो इवेंट्स 3 हो जाएंगे। हमने लेट कर लिया E1, E2, E3, और जो डिफेक्टिव रेट बता रहा है, जो डिफेक्टिव मशीन बी के द्वारा है, उसको ए मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में आते बात करते हैं। लेट E1, E2, E3 एंड ए बी द इवेंट्स डिफाइंड एज फॉलो, मतलब E1, E2, E3 और ए कुछ इस तरह से हमने डिफाइन कर लिया है, जो कि यहाँ नीचे दिया है। E1 द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन वे, मतलब E1 इवेंट जो है ए मशीन से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और E2 इवेंट जो है बी मशीन से मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। ऐसे E3 जो है द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन सी, मतलब A1 इवेंट मशीन ए से, E1 इवेंट मशीन ए से, E2 इवेंट मशीन बी से, और E3 इवेंट मशीन सी से हो रहे हैं। और ए क्या है, द बोल्ट इज डिफेक्टिव, ए जो है द बोल्ट ये डिफेक्टिव हो रहा है, किस मशीन से बात करेगा, मशीन बी से बात करेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इन सब के द्वारा हमें निकालना है क्या, बेस थ्योरम के द्वारा इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो मशीन बी से रैंडमली निकाली गई हो। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले E1, E2, E3 तो हमने निकाल लिया। अब E1, E2, E3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम क्वेश्चन से पकड़ेंगे। E1 देखिए, E1 किसके लिए है, इन मैन्युफैक्चर ए बोल्ट के लिए 25 है, तो 25% दिया है, इसको हम परसेंट को हटाने के लिए 100 से, मतलब परसेंट हमेशा टोटली 100 से ही निकाला जाता है। जब भी परसेंट का क्वेश्चन आए आपको प्रोबेबिलिटी में, तो समझ लाइए उसका सैंपल स्पेस 100 ही है। ठीक है, इसमें सैंपल स्पेस निकालने की जरूरत नहीं है, 100 उसमें हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 से ही बात की जाती है। तो ये परसेंटेज है था, तो इसको प्रोबेबिलिटी P(E1) = 25%, इसको 25/100 कर लिया, कि प्रतिशत बताते हैं बट ये 100 कर लेते हैं, इतना आपको क्लियर है अच्छे से। Pe2 = 35%, ये हो जाएगा 35/100। ऐसे Pe3 = 40% दिया था, तो ये हो गया 45/100 हो गया। ठीक, अब बात ये उठती है कि Pe1, Pa/E1, Pa/E2, Pa/E3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो भी आपको क्वेश्चन में क्लियरिटी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5% किसके है, डिफेक्ट बोल्ट्स के, 5% ए के है, 4% बी के है, एंड 2% सी के है। देखिए शॉर्टकट में लिखा है, आपको क्वेश्चन को जब तक 5 बार अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तब तक क्वेश्चन को एक बार लगाने में आपको बहुत डिफिकल्ट होगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बेस थ्योरम से जो रिलेटेड है, इस क्वेश्चन लंबे लंबे बहुत होते हैं, पैराग्राफ टाइप में होता है। इस क्वेश्चन को 2-4 बार, 5 बार कम से कम मन से पढ़ेंगे, तब उसका निचोड़ मिलेगा। तब हम जैसे थ्योरम बताया है, टोटल प्रोबेबिलिटी का थ्योरम बताया, उसका हेल्प लेकर के तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत आसान है, 1-2 बार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जब आ जाएगा तो फिर आपको आसान लगेगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए, तो ये 5 है, तो ये हो गया Pa/E दिया हुआ है, तो 5/4, क्योंकि परसेंटेज लिखा है ना, तो परसेंटेज जैसे इसमें तो लगा दिया था, यहाँ नहीं लगाया है, मतलब ये तीनों का ही परसेंट है। तो इसका हो गया A 5/100, और B का हो गया 4/100, और C का हो गया 2/100। हमने सारी वैल्यू निकाल दिया, Pe1 निकाल दिया, Pe2 निकाल दिया, Pe3 निकाल दिया, और Pa/E1, Pa/E2
और पी ए बाई E3 सारी वैल्यू निकाल दिया। अब हम ट्री डायग्राम बनाते हैं, ट्री डायग्राम से उसको समझाते हैं, तब इसके बाद फार्मूला लगाएंगे बेस थ्योरम का, है ना। देखिए ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन तो बहुत लंबे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, इन सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर डालिए तो अच्छे से तैयार हो जाएगा। लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के भी ये क्वेश्चन है ये। अब देखिए यहाँ ट्री डायग्राम, तीन इवेंट है। E1 इसको हमने मान लिया, इसको E2 मान लिया, इसको E3 मान लिया। ये मशीन A है, मशीन B है, मशीन C है। मैन्युफैक्चर ऑफ मशीन A, मशीन B, मशीन C। और यहाँ जो हम A लिख रहे हैं ये कंक्लूजन वाला मतलब ये इवेंट है जो आपको यहाँ ही हम मानते हैं। सभी क्वेश्चन में हम ऐसे मानते हुए आ रहे हैं। चेंज करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत लगेगा, इसलिए हम वही चीज है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये वाले, अगर ऐसा कंफ्यूजन है तो इसको डैश कर लीजिए, या इसको मशीन क्वेश्चन में कहा है तो हम डैश भी नहीं लिख सकते हैं, यही रहने दीजिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, तो E1, E2, E3 हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपने निकाला है 25/100, 25/100 ये हो गया। फिर इसका, फिर ऐसे PE2, PE2 के लिए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा PE2 35/100। फिर ऐसे PE3 ये आपका हो गया 40/100, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हो जाएगा PA/E1। PA/E1 निकालने के लिए ये भी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में हम यहाँ लिख देते हैं 5/100। यहाँ पे PA/E2 इक्वल टू ये दिया है 4/100। फिर ये हो जाएगा PA/E3, तो ये हो जाएगा 2/100। ये तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों वैल्यूज अच्छे से आ गया ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसमें हम टोटल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि, क्वेश्चन में आपने ध्यान दीजिएगा, उसमें कह रहा है बी मशीन से हमें निकालना है, बी मशीन से हमें इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम लगाने के लिए क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी द बोल्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग बाय बी गिवन दैट, पहले लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी of manufacturing, probability that the bolt is manufactured, किसके बोल्ट की बात है, the probability that the bolt of manufacture of machine बी मशीन से मैन्युफैक्चर करना है। तो इसके लिए बी मशीन के लिए गिवन दैट टोटल ड्रा एज डिफेक्टिव्स, देन bolts draw, then so bolts draw of defective फार्मूला आपका हो जाएगा PE2 सेकंड क्या कहते हैं, सेकंड मशीन से बात कर रही है तो E2/A, फार्मूला ऐसे ही लिखा जाएगा भैया,
प्रोबेबिलिटी E2 I, यहाँ E I अपान ए था, तो यहाँ 2 की बात है तो E2 अपान ए इक्वल टू यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E2 अपान प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2। ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है। टोटल प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। प्लस फिर हो गया प्रोबेबिलिटी E3 और P A बाई E3। समझ में आ गया? ये आपका बेस थ्योरम का फार्मूला है, इसी पे सारी वैल्यूज लाके पुट करते हैं। ये हम इसको रेस कर लेते हैं, आप लोग आई होप नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बेस थ्योरम बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो अब इसके बाद P E2 बाई A, E2 बाई A, ध्यान दीजिए PE2 की वैल्यू आपको दिया है कितना 35 बाई 100 और PA बाई E2 की वैल्यू भी आपने निकाला है 4 बाई 100। ये हो गया। अब इसके बाद टोटल प्रोबेबिलिटी में PE1 की वैल्यू आपका यहाँ दिया है 25 बाई 100। आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है ना ऑल स्टूडेंट्स? हाँ, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू ये आपको दिया है PA बाई E1 की वैल्यू 5 बाई 100 प्लस इसका दिया हुआ है 35 बाई 100 इंटू 4 बाई 100, ठीक है भैया। प्लस अब ऐसे PE3 की वैल्यू आपका है 40 बाई 100 और ये हो जाएगा 2 बाई 100, ठीक है। सारे वैल्यूज दिए हैं आपके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व देखिए कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। मेन यही होता है, इसके बाद तो आप सॉल्व खुद ही कर ले जाएंगे। फिलहाल हम भी करते हैं, आप लोग भी करिए, आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए ये आपका हो गया 35 इंटू 4 अपान इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। और नीचे भी है एलसीएम देखिए सबका बराबर है, तो इसको भी क्या करेंगे 25 इंटू 5 प्लस 35 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 2 अपान एलसीएम आपका वही होगा जो ऊपर हुआ था, ठीक है। तो एलसीएम तो दोनों को ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा क्या है 35 इंटू 4। अब नीचे भैया देखिए पूरे में 5 कॉमन है, 5 कॉमन करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें से 5 ये निकल गया, यहाँ क्या बचा 25 और यहाँ 5 कट करेगा तो 7 बचेगा, है ना। 7 बचे 35, 7 चौक 28 यहाँ बच जाएगा। और यहाँ पे आप 4 निकालेंगे 5 चौक 20, तो यहाँ 5 निकलेगा तो 4 दूनी 8 मिल गया, ठीक है। 5 1 5 5 7 35 काट दिया गया। इसके बाद ये हो गया 7 चौक 28 28 और ये तीनों को ऐड कर देते हैं 8 8 16 16 5 16 5 21 K1 16 5 21 K1 और 2 2 4 4 और 2 6 28 अपान 6 8 8 16 तो 28 एक मिनट फिर से देख लीजिए 8 8 16 और इसमें से 5 निकला 25 बचा 7 25 35 7 चौक 28 7 चौक 28 ठीक है। और यहाँ पे 40 है तो 5 निकला 5 तो करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40 8 बचेगा 8 2 16 होगा ना, ये राइट है। अब ध्यान दीजिए देखिए कितना हो जाएगा 6 5 11 8 11 8 19 के 19 और 2 2 4 1 5 1 6। अब राइट हो गया, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी E2 अपान A इक्वल टू ये हो गया 28 अपान
69 भैया, ये आपका आंसर एग्जैक्ट होगा। ठीक, समझ में आ गया ना। ऐसे नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पकड़िएगा तभी आसान लगेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही टफ ही लगेगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे फिर आते हैं। नंबर सेकंड है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड। ये कह रहा है बेस थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें देखिए पहले क्वेश्चन को समझेंगे। जब तक ये क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ेंगे तब तक उसका निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे। जब तक उसके निचोड़ नहीं निकाल पाएंगे, उसके E1 E2 E3 या ए की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे, तब तक ये बेस थ्योरम लगाना तो इम्पॉसिबल की बात हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़ने से तब उसका एक निचोड़ निकलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपनी हैज 2 प्लांट। एक कंपनी है जो 2 प्लांट लगाती है, 2 मैन्युफैक्चर स्कूटर प्लांट्स इन ए फर्स्ट जो है स्कूटर प्लांट है मैन्युफैक्चर 70% मैन्युफैक्चर कर रहा है ऑफ द स्कूटर, एंड प्लांट सेकंड जो है मैन्युफैक्चर 30% एट द प्लांट फर्स्ट। मतलब 30%, मतलब प्लांट फर्स्ट जो है आपका 70% मैन्युफैक्चर कर रहा है, प्लांट सेकंड जो है 30% मैन्युफैक्चर कर रहा है। फिर उसके बाद एट प्लांट फर्स्ट 80% of the scooter are rated as the standard quality। मतलब फर्स्ट प्लांट जो है 80% स्कूटर जो बना रहा है वो 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहा है। उसकी क्वालिटी जो है 80% बहुत अच्छी, उसमें मतलब मटेरियल्स जो लगे हैं या उसके बॉडी पार्ट्स जो लगे हैं 80% शुद्धता होगी, प्योरिटी है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, 80% स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट प्लांट सेकंड, और प्लांट सेकंड जो है 90% ऑफ द स्कूटर आर रेटेड एज द स्टैंडर्ड क्वालिटी। जबकि सेकंड जो प्लांट है वो उसी स्कूटर को 90% शुद्धता दिखा रहा है, 90% प्योरिटी दे रहा है इसके बॉडी पार्ट में, इसके डिजाइनिंग में जो भी कुछ है, तो 90% आपको क्वालिटी दे रहा है। आप 90% ऑफ स्टैंडर्ड आर रेटेड स्टैंडर्ड क्वालिटी। फिर आगे बात क्या कह रहा है, ए स्कूटर इज चूज एट ए रैंडम एंड इज फाउंड टू बी ऑफ ए स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब उसी में से एक स्कूटर को ऐसा निकालना है, स्कूटर को ऐसा लाना है स्टैंडर्ड क्वालिटी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज केम फ्रॉम द प्लांट सेकंड। जबकि हमें एक ऐसी स्कूटर को उसमें से चूज करना है जो कि प्लांट सेकंड से होगा, तो उसके हमें प्रोबेबिलिटी प्लांट सेकंड फ्रॉम सेकंड, जो प्लांट सेकंड है, प्लांट सेकंड से एक स्कूटर चूज करने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। कंक्लूजन अब समझिए, मान लीजिए कोई 2 प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग का 2 प्लांट है, स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्लांट, मान लीजिए इसमें बहुत सारे प्लांट चल रहे हैं, हीरो चल रहा है और महिंद्रा, तमाम एजेंसियां चल रही हैं। आप किसी भी एक एजेंसी को किसी पार्टिकुलर एजेंसी या किसी पार्टिकुलर कंपनी का नाम प्रीफर नहीं करेंगे, आप अपने माइंड में कंक्लूजन ले लीजिए। उसके बाद फर्स्ट मैन्युफैक्चर जो है कंपनी है और सेकंड मैन्युफैक्चर कंपनी है। फर्स्ट मैन्युफैक्चर कंपनी जो स्कूटर को पहली बार जो बना रहा है वो 70% जो है स्कूटर मैन्युफैक्चर करा रहा है, बना रहा है, और सेकंड जो स्कूटर प्लांट है वो 30% स्कूटर को बना रहा है, मतलब कि उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, प्लांट फर्स्ट, जिसमें से मतलब एक तरह से आप इमेजिन कर लीजिए कि फर्स्ट प्लांट जो है ज्यादा स्कूटी प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, और सेकंड प्लांट जो है कम स्कूटी प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 30% प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए जो ज्यादा मात्रा में ज्यादा प्रोड्यूस करता है जरूर उसमें कुछ न कुछ कमियां तो रहेंगी, ठीक है, कम हो लेकिन प्योर हो तो वो बेस्ट होता है। तो सेकंड वाला जो कंपनी है वही कंपनी सेकंड वाला मैन्युफैक्चर का जो है वो 30% प्रोड्यूस कर रहा है, 30% प्रोड्यूस कर रहा है। अब दोनों में कंपनियों में शुद्धता की बात होती है, प्योरिटी की बात की जाए तो प्योरिटी में देखिए क्या होगा कि फर्स्ट 80% ऑफ द स्कूटर आर रेटेड एज ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर कंपनी है उसमें से उसके 80% शुद्धता पाई जा रही है, इसके बॉडी पार्ट्स में, उसके डिजाइनिंग में, उसके मेन पार्ट में भी। तो उसके बाद जो 30% प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड एट द प्लांट सेकंड, जबकि प्लांट सेकंड जो 90% ऑफ द स्कूटर आर
इज रेटेड ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी। मतलब जो सेकंड प्लांट था 30% प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन शुद्धता प्योरिटी 90% दे रहा। अब आप ही बता सकते हैं कौन सा कंपनी ज्यादा बेस्ट था, सेकंड वाला ना। तो सेकंड वाला जो कंपनी है 90% प्योरिटी दे रहा है, शुद्धता दे रहा है, तो ये स्कूटर ये चूज एट रैंडम, उसी में से एक स्कूटर को रैंडमली चूज करना है, इज फाउंड टू बी स्टैंडर्ड क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज केम फ्रॉम प्लांट सेकेंड, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि हमें स्कूटर प्राप्त हो। मतलब जी किसी भी एजेंसी पे हम जाते हैं तो वहां पे बहुत से कंपनियों के स्कूटी या स्कूटर रखे हुए हैं, हमें क्या करना है, अच्छी कंपनी का जो 90% प्योरिटी दे रहा है, स्टैंडर्ड क्वालिटी दे रहा है, उसी किसी एक के स्कूटर के लाने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो कंडीशन है, प्लांट 1 प्लांट 2, प्लांट 1 से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्लांट 2 से मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो सबसे पहले E1 और E2 डिफाइन कर लेंगे। और ए क्या कह रहा है, ए डिफेक्टिव वैल्यू है, जो ए वैल्यू जो है वो उन दोनों में से स्टैंडर्ड क्वालिटी के स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जो आपके प्लांट सेकंड से रिफर करेगा, ठीक है, प्रेफर करेगा। अब आइए देखिए पहला सॉल्यूशन में बात करेंगे। सॉल्यूशन में हम लेट कर लेंगे E1 E2 एंड ए दी फॉलोइंग इवेंट्स, E1 E2 और ए फॉलोइंग इवेंट्स हैं। E1 क्या कह रहा है, E1 प्लांट 1 इज चूज, E1 जो इवेंट लिया गया प्लांट 1 से चूज किया गया है, E2 जो लिया गया प्लांट सेकंड से चूज किया गया, ठीक। ए स्कूटर इज ऑफ द स्टैंडर्ड क्वालिटी, और ए जो निकाल रहे हैं, एक स्कूटर निकाला जा रहा है, इस स्कूटर उसमें से एजेंसी से हम ले आ रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का होगा। ये आपको कंडीशन 3 दे दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले P1 P2 PA/E1 PA/E2, जब इन सबको निकालेंगे तो सेकंड की बात करेंगे तो PE/A निकाल लेंगे बेस थ्योरम। अभी आपको फार्मूला बताया गया था बेस थ्योरम का, तो पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए PE1 आपका प्लांट कौन सा है, फर्स्ट, प्लांट फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, यहां पे देखिएगा कंपनी हैज टू बी प्लांट मैन्युफैक्चर स्कूटर प्लांट फर्स्ट मैन्युफैक्चर 70% दिया गया, तो इसका सैंपल स्पेस टोटल कितना होगा, 100 होगा। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा समझ जाइएगा, सैंपलिंग में सैंपल का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 100 ही होगी। तो आपको यहाँ PE1 = 70%, ये 70/100 हो गया। सिमिलरली PE2 यहाँ तक, इसके बाद दी स्कूटर एंड प्लांट सेकेंड मैन्युफैक्चर 30%, और 30% जो सेकेंड प्लांट था वो आपका था 30%, इसको हमने लिख दिया 30/100। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट को डाउट में ना रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा रीजन बन जाएगा और क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। इसलिए एकदम सीरियसली इसको बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है। PA/E1 निकालने के लिए क्या करते हैं, ये भी कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो आप प्लांट फर्स्ट 80% प्योरिटी स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो 80% दिया है, जिसको 80/100 कर लिया गया, और प्लांट सेकंड 90% प्योरिटी दे रहा है, तो PA/E2 90% हो गया। मतलब 90% दिया था, 90 को हम लिख देंगे 90/100 लिख दिया। क्लियर, कहीं डाउट नहीं। अब आइए इसका हम वो बनाते हैं ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम के द्वारा जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ट्री डायग्राम बनाते कैसे हैं। ट्री डायग्राम इसलिए हम आपको बनाकर ना सिखाते हैं जिससे क्वेश्चन में डाउट ना रहे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है। बाकी और बुक में और राइटर्स में क्या है, ट्री डायग्राम नहीं बताया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो हम बता रहे हैं इसको आपको समझ में आना चाहिए, और समझ में आएगा तो श्योर है आपको बेस थ्योरम आपको बहुत इजी लगेगा, नहीं तो बहुत टफ लगता है बेस थ्योरम, ठीक है। रीजन देखिए, मैन्युफैक्चर फर्स्ट और सेकंड, प्लांट से प्लांट फर्स्ट हो गया, ये प्लांट सेकंड हो गया, और ये आपका E1 इवेंट हो गया, ये आपका E2 इवेंट हो गया। क्लियर। और ए क्या है, स्कूटर स्टैंडर्ड क्वालिटी आपका यहाँ ए लिख दिया गया। क्लियर है ना। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, PE1 करने के लिए क्या करते हैं, PE1 की वैल्यू कितना 70/100, तो या डायरेक्ट लिख देंगे 70/100। काट नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में काट लेंगे ना। अब देखिए PE2 की वैल्यू भी आपको यहाँ देखिए निकाला गया है, PE2
ये आपका दे रखा है 30, तो ये 30/100 हो गया। अब इसके बाद P PA/E1, PA/E1 के लिए क्या भैया, PA/E1 80% मतलब कि 80/100 ये दे रखा है। ऐसे PA/E2, PA/E2 का ये दे आपका 90%, इसलिए हो गया 90/100। क्लियर हो गया ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड प्लांट से हमें स्टैंडर्ड क्वालिटी निकालनी है। तो सेकंड प्लांट से निकालनी है स्टैंडर्ड क्वालिटी, तो इसके लिए अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको हम रेस कर लेते हैं। शायद आपको आई होप नोट्स कर लिए होंगे इसको ना। देखिए नोट्स जरूर करिएगा, नहीं तो ऐसे देखने से समझ में नहीं आएगा। लगाने की प्रैक्टिस जरूर करिए। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पे है। अगर मैथमेटिक्स अगर आपको सीखनी है अच्छी से, प्रैक्टिस पे जरूर लाइए, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्लांट सेकंड की बात कर रहे हैं, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्लांट से बात हो रही है तो इसलिए यहां पे E2/A लिखेंगे। बेस थ्योरम यही बताया है। PE2/A इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी PE2 इंटू प्रोबेबिलिटी PA/E2 अपान टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। ये हो गया भैया। अब यहां पे लाके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। PE2 की वैल्यू आपका कितना है, 30/100, और PA/E2 की वैल्यू कितनी है, 80/100। क्लियर हो रहा ना, समझ में आ जाएगा। PE1 की वैल्यू आपका है 70/100 इंटू ये है इसकी वैल्यू, एक मिनट, EA2 वैल्यू आपका 90 बाई था, यहाँ पे P आपका 90 है। अब यहाँ पे आपका ये हो गया 80/100 प्लस, अब इसके बाद ये हो गया सेकंड का 30/100 इंटू ये हो गया 90/100। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन सबको देखिए, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहां से 0 से 0 काट दिया, यहां से 0 से 0 काट दिया गया, यहां से 0 काट दिया गया इसका, यहां से 0 इसका काट दिया गया। अब देखिए ये हो गया कितना, 9 3 जा 27, 9 3 27, 27 बाय, देखिए इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो गया 100, और नीचे भी एलसीएम आपका 10 10 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 28 प्लस, और 9 3 27 27 अपान 100 से 100 कट गया तो 27 अपान 28 और 27 में 54 54 1 55, यही आएगा ना, जोड़ लीजिए, 8 8 7 15 और 2 2 4 1 5। ठीक है, तो हमारा जो सोल्यूशन आ गया है इसका 27/55, यही आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना भैया, राइट। 9 3 27, नहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा, 7 8 56 56 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई बहुत ध्यान दीजिएगा, ये 56 हो गया, 7 8 56 और 9 3 27। ठीक है, तो फिर से ऐड करिए इसको, 7 7 6 11 ये हो जाएगा, 7 6 13 13 3 हो गया, और 5 2 7 1 8। अब राइट आंसर आ गया ना, मिस्टेक कर लीजिएगा। अब देखिए ऐसे ही प्रॉब्लम्स और लेते हैं, एक प्रॉब्लम्स और लेंगे, उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तभी आपको इसके बेस थ्योरम के जो प्रॉब्लम्स होंगे, जो बेस थ्योरम के जो क्वेश्चंस होंगे, आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आइए तो सेकंड प्रॉब्लम्स लेते हैं। इसका हम आंसर क्या लिख देंगे, एग्जैक्ट हमसे आंसर यहाँ लिख देते हैं, PE2/A इक्वल टू जो आपका आया है
27/83। ये आपका आंसर हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए। प्रॉब्लम नंबर 3 है। प्रॉब्लम नंबर 3 ये भी बेस थ्योरम से रिलेटेड है। देखिए कह रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्स, 3 आइडेंटिकल बॉक्स है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। 3 आइडेंटिकल बॉक्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है। क्या है बॉक्स में, आगे देखते हैं। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन, मतलब 3 बॉक्स है, आइडेंटिकल है, सेम साइज। आइडेंटिकल मतलब क्या है, जो बॉक्स फर्स्ट का सेम साइज सेम आकार हो, ऐसे बॉक्स सेकंड का, ऐसे बॉक्स थर्ड का होगा। 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, उन तीनों में 2 कॉइन्स रखे गए हैं, सिक्के रखे हैं। किसके रखे गए हैं, चांदी सोने लोहा, किसका दिया, आगे पढ़ते हैं। तो 2 कॉइन, 2 कॉइन रखे गए हैं इन बॉक्स फर्स्ट बॉक्स में क्या है, फर्स्ट बोथ कॉइन आर गोल्ड, पहले बॉक्स में 2 सिक्का जो है दोनों गोल्ड है। कॉइन इन द बॉक्स सेकंड में बोथ आर सिल्वर, और बॉक्स सेकंड में दोनों कॉइन जो है वो सिल्वर है। एंड इन द बॉक्स थर्ड, और बॉक्स थर्ड में जो है देयर इज 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, 1 गोल्ड और सिल्वर, मतलब बॉक्स थर्ड में जो है 1 गोल्ड और 1 सिल्वर है। कॉइन, ए पर्सन चूज ए बॉक्स एट ए रैंडम। अब क्या करना है, ए पर्सन कोई व्यक्ति चूज कर रहा है बॉक्स, a person choose a box at a random and takes out of a coin if the coin is the gold। मतलब एक पर्सन कोई व्यक्ति है, 3 बॉक्स है, आइडेंटिकल है, तीनों बॉक्स में 2 कॉइन्स रखे गए हैं, और दोनों कॉइन्स 2 कॉइन रखे गए हैं। पहले बॉक्स में 2 कॉइन है तो दोनों सिल्वर है, सॉरी गोल्ड है, और दूसरे बॉक्स में 2 कॉइन्स है तो दोनों सिल्वर है। तीसरे बॉक्स में 2 कॉइन्स है, एक सिल्वर है एक गोल्ड है। इतना हो गया। अब कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति उसमें से एक गोल्ड कॉइन जो है उसमें टॉस कर रहा है, तो गोल्ड कॉइन जो टॉस कर रहा है उस गोल्ड कॉइन का जो कह रहे हैं, इफ, देखिए यहां ध्यान से पकड़िएगा, इफ ए पर्सन, यही से पकड़िए, ए पर्सन चूज ए बॉक्स एट रैंडम, कोई पर्सन बॉक्स को रैंडमली चूज कर रहा है, एंड टेकन आउट कॉइन, जो कॉइन्स होगा, इफ द कॉइन इज गोल्ड, वो कॉइन गोल्ड होना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो गोल्ड, मतलब जो चूज करना है वो बॉक्स मतलब कि गोल्ड होना चाहिए। मतलब 3 बॉक्स थे, आपको सिंपली बताया, 3 बॉक्स थे, 2 कॉइन्स थे। पहले बॉक्स में 2 कॉइन्स थे जो कि दोनों गोल्ड थे, दूसरे बॉक्स में 2 कॉइन है, दोनों सिल्वर थे, तीसरे बॉक्स में 2 कॉइन है, एक गोल्ड और एक सिल्वर है। अब इसी तीनों बॉक्स से रैंडमली एक सिक्का टॉयस करना, मतलब एक सिक्का को ड्रॉ करना है, चूज करना है, जो कि वो बॉक्स उस बॉक्स से चूज करना है जिस बॉक्स में गोल्ड हो, मतलब फर्स्ट बॉक्स से। अब देखिए ये यहाँ पे क्लियर हो गया ना। अब हमें क्या करना होता है, इवेंट्स को फाइंड करना होता है। यही इवेंट्स हम निकाल लेते हैं, E1 E2 E3 A, ये तीनों वैल्यू अगर आप आराम से निकाल ले जाए तो है कुछ नहीं। बेस थ्योरम का फार्मूला तो आपको लर्न ही हो गया होगा, 3-4 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करा रहे हैं, डेफिनेशन बताया, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हमें अभी क्या सीखना है, इवेंट्स निकाल लें और इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, A by E1 A by E2 A by E3, प्रोबेबिलिटी के साथ ये भी निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब मान लेते हैं 3 कंडीशन दिया है, तो 3 बॉक्स है, 3 इवेंट भी होंगे, तो वही मान लिया, लेट E1 E2 E3 एंड A बी द फॉलोइंग इवेंट्स एज, मतलब कि बॉक्स ए का इवेंट E1 हो गया, बॉक्स 2 का इवेंट E2 हो गया, बॉक्स 3 का इवेंट E3 हो गया। ए क्या है, ए जो है रैंडमली जो चूज किया गया है वो गोल्ड बॉक्स से केवल एक सिक्का गोल्ड का निकालना है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है क्लियरिटी, E1 बॉक्स फर्स्ट चूज किया गया है, E2 बॉक्स सेकंड से चूज किया गया है, E3 बॉक्स थर्ड से चूज किया गया है। A इज द कॉइन इज गोल्ड फ्रॉम द बॉक्स फर्स्ट, मतलब A जो है वो चूज किया गया है कॉइन गोल्ड का, जो प्योरली गोल्ड जिस बॉक्स में रखा गया वो बॉक्स आपका फर्स्ट ही था, कोई बॉक्स नहीं था, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट में दोनों गोल्ड थे, सेकंड में दोनों सिल्वर थे, थर्ड में एक बॉक्स एक सिल्वर एक गोल्ड था। तो क्लियर हो गया ना भैया। तो अब ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए, 3 बॉक्स आइडेंटिकल है, 3 बॉक्स आइडेंटिकल है, तो तीनों बॉक्स अगर पास पास रखे हैं तो आंख बंद करके अगर निकालना चाहे तो किसी से भी हाथ निकल, किसी भी बॉक्स में आप हाथ डाल सकते हैं, तीनों आइडेंटिकल है। तो तीनों की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो टोटल आपका इवेंट कितना हो गया, 3 हो गया।
एक बॉक्स में हाथ, कोई व्यक्ति अगर आंख बंद करके मतलब किसी बॉक्स में हाथ डालेगा तो एक ही बॉक्स में तो डालेगा, तो एक इवेंट होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट प्रोबेबिलिटी आपका P(E1) = 1/3 हो गया। क्लियर होना चाहिए, एकदम डाउट कहीं नहीं होनी चाहिए। P(E2) = 1/3, P(E3) = 1/3। ये हमने तीनों प्रोबेबिलिटीज इवेंट्स के निकाल लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए। PA/E1 देखिए ये कहां से आया, PA/E1। अब देखिए पहले बॉक्स में कितने गोल्ड्स हैं, कितने कॉइन्स हैं? पहले बॉक्स में 2 कॉइन्स हैं। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? गोल्ड की फाइंड करनी है। तो पहले बॉक्स में नंबर ऑफ इवेंट अपन टोटल इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट आपके 2 कॉइन्स है, दोनों गोल्ड है, और टोटल इवेंट भी 2 ही है, तो 2/2 मतलब 1 हो गया। मतलब 100% प्रोबेबिलिटी है इसमें, आप किसी को खींचेंगे तो गोल्ड ही आएगा, आप सिल्वर नहीं आ सकता फर्स्ट बॉक्स से। सेकेंड बॉक्स में आते हैं तो P = A/A2। अब भैया देखिए सेकंड बॉक्स में क्या है, सेकंड बॉक्स में तो 2 कॉइन्स तो है, लेकिन दोनों कॉइन्स सिल्वर है, गोल्ड एक भी नहीं। अगर आप उसमें पकड़ेंगे तो गोल्ड नहीं आएगा, तो वही चीज यहां लिख दिया गया PA/E2 = 0/2, मतलब कोई गोल्ड ही नहीं है, तो 0/2 मतलब 0। इसमें कोई संभावना नहीं है बॉक्स सेकंड से गोल्ड सिल्वर गोल्ड कॉइन निकालने की, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आते हैं थर्ड बॉक्स में। थर्ड बॉक्स में क्या है, 2 कॉइन्स तो है, एक रेड है और एक गोल्ड है और एक सिल्वर है। तो हमें गोल्ड की बात कर रहा है, तो गोल्ड 1 है, तो 1/2। क्लियर हो गया ना। अब इन्हीं तीनों को हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। ट्री डायग्राम में डिफाइन कर देंगे, उसके बाद बेस थ्योरम लगाएंगे और क्वेश्चन आराम से इजी सॉल्व हो जाएगा। देखिए ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं। ट्री डायग्राम जरूर सीख लीजिए, जिससे क्वेश्चन डाउट में नहीं रहेगा और आपको क्वेश्चन को लर्न नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो रटना पड़ जाएगा क्वेश्चन, फिर आपको फिर ऐसे रहेगा बेस थ्योरम यूं पढ़ा हुआ निकल जाएगा। ठीक है, 3 ऐसे हम बना लेते हैं, है ना। 3 इवेंट्स ऐसे बना लिया और ये ऐसे बना लिया। ये आपका हो गया इवेंट और ये आपका हो गया E2 और ये आपका हो गया E3 हो गया। तो 3 बॉक्स थे, है ना। तो ये बॉक्स फर्स्ट हो गया, ये बॉक्स सेकंड हो गया, ये बॉक्स थर्ड हो गया। तीनों बॉक्स हमने लिख लिया क्लियरिटी से। ये हो गया। और ए जो हमें निकालना है इवेंट्स, किसका निकालना, गोल्ड्स का निकालना है। गोल्ड्स का निकालना है तो किससे निकालना, फर्स्ट निकालना है, क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में आपके मैक्सिमम वही गोल्ड है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब इवन प्रोबेबिलिटी, अब यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन के लिए देखिए क्या है, 3 बॉक्स हैं, तीनों आइडेंटिकल थे। क्वेश्चन में अभी हमने रीड किया है, आप क्वेश्चन को फिर मिलाते रहिएगा। क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तभी एकदम एग्जैक्ट उसका निचोड़ पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी इसके पॉइंट समझने के लिए। है तो कुछ नहीं, 1-2 बार मेहनत से पढ़ेंगे बेस थ्योरम तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है, कोई चीज डर के नहीं किया जा सकता है, हिम्मत बात भी करने जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। अब देखिए यहाँ पे P(E1) के 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं, तो आंख बंद करके हम किसी में हाथ डालेंगे तो केवल एक बॉक्स में ही डालेंगे ना, है तो कंडीशन तीनों में डाल सकते हैं, कि उनमें से किसी एक में। तो प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। तो नंबर ऑफ इवेंट एक बॉक्स में हो गया तो 1, और टोटल कितना था कंडीशन, 3 बॉक्स है तो 3 हो गया। तो यही केवल इसी के लिए नहीं, तीनों के लिए भी वही होगा। देखिए P(E2) = ये हो गया 1/3, P(E3) ये भी हो गया 1/3 हो गया। क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद PA/E1, PA/E2, PA/E3 ये सब निकालेंगे। तो इसके लिए बात ये था कि जो बॉक्स फर्स्ट था उसमें केवल 2 कॉइन्स थे और दोनों क्या थे, गोल्ड थे। तो दोनों गोल्ड थे, तो गोल्ड की बात की भी रही है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी A/E1, तो ये हो जाएगा 2 गोल्ड है तो 2, और टोटल 2 सिक्के है भी तो ये भी 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% हो गई। मतलब 1 जो आया मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होता है, तो मतलब 100% संभावना है कि बॉक्स ए में डालेंगे तो हमें गोल्ड ही मिलेगा। लेकिन यहाँ 3 बॉक्स है, आप तीनों को संभावना ले लेंगे ना,
तो अब देखिए बॉक्स सेकंड में आते हैं। इसके लिए देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी PA/E2। इसमें भैया देखिए सेकंड बॉक्स में क्या था कि दोनों सिल्वर थे, गोल्ड तो एक भी नहीं था, तो कोई संभावना नहीं है। जब उसमें सिल्वर है गोल्ड है ही नहीं, फिर भी हम लिखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो कोई संभावना नहीं है, 0/2, अर्थात ये आपका प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। अब बॉक्स थर्ड की बात करेंगे। बॉक्स थर्ड में जो है PA/3। अब इसमें देखिए इसमें भी दो ही कॉइन्स हैं, लेकिन इसमें कहा है एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो संभावना एक बन गई कि उसमें अगर हम टॉस मतलब कि उसमें से हम खींचते हैं या निकालते हैं तो एक गोल्ड अवश्य मेरे हाथ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया 1/2। क्लियर हो गया, सारे वैल्यूज आ गए। अब ये भी, लेकिन यहाँ पे ये चीज पकड़ना है कि किस बॉक्स से हमें निकालना है। क्वेश्चन में यहां भी देखिए लिखा है द कॉइन्स इज ड्रॉन ये ऑफ गोल्ड, मतलब जो कॉइन्स ड्रॉन करना है, खींचना है, वो गोल्ड होगा। गोल्ड किससे होगा? फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट। ये स्पेशली नहीं कहा, क्वेश्चन को पढ़ने पर पता चलेगा कि ये कहां फ्रॉम बॉक्स फर्स्ट में। आप कहेंगे सर क्यों नहीं आप सेकंड बॉक्स से कहा, क्यों नहीं आपने थर्ड बॉक्स से कहा? हमने अपनी तरफ से नहीं ला रहे, क्वेश्चन से ही निकाला है। क्वेश्चन को इसीलिए कहते हैं बार बार पढ़िए, 5 से 6 बार क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तभी इसका निचोड़ निकलेगा, है ना। तो ये हो गया। अब आइए हम लगाते हैं बेस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, according to बेस थ्योरम। बेस थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम, बेस थ्योरम देखिए बॉक्स सेकंड की, बॉक्स फर्स्ट की बात होती है, तो यहां पे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन दी बॉक्स इज गोल्ड। लिखेंगे प्रोबेबिलिटी of other coin is gold in the drawn box is gold of gold लिख देते हैं, of gold। तो ये कंडीशन कहां से है? बॉक्स सेकंड से है, तो हम डायरेक्ट हमने वही नहीं लिखते हैं, तो इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी of the coin of gold box फर्स्ट। भैया फर्स्ट बॉक्स से हमें मैक्सिमम जो कंडीशन निकल रहा है ये गोल्ड निकल रहा है। तो अब बात क्या होगी कि बेस जी क्या बताते हैं, जिस कंडीशन पे होगा, जिस कंडीशन से हमें चूज करना होगा, उसमें हम क्या करते हैं, उसको लिख देते हैं E1/A। यही बताया बेस जी, E1/A इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E1/A, सॉरी A/E1 अपान, और नीचे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस 3 कंडीशन है, तीनों लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी E2 और प्रोबेबिलिटी A/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ये हो गया, तीनों जो हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे लाके वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना तभी आएगा जब क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे और थ्योरम को भी विशेष ध्यान देंगे। ऐसे नहीं समझ में आएगा जब तक इस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं पकड़ेंगे, तब तक क्वेश्चन को ऐसे एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे, इस बस वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसलिए थ्योरम पे विशेष ध्यान दीजिए। फिर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे लाकर रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, P/E1 की वैल्यू भैया कितना है, 1/3, और PA/E1 की वैल्यू 1 है, अपान P/E1 1/3
इंटू 1 प्लस PE2 1/3 इंटू और PE3 की वैल्यू कितनी है 1/3 और PA/E3 की वैल्यू है 1/2, यहाँ 1/2 आ गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इसका देखिए 1/2 ऊपर 1/3 अपन ऊपर ही होगा और यहाँ पे देखिएगा 1/3 ये बचा प्लस देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो गया ना, ये 0 हो गया, कोई मतलब नहीं, ये आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 ये हो गया। इसको और सिंपली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 1/3 और इसमें देखिए 1/3 कॉमन कर लेते हैं, तो 1/3 का 0 से कोई मतलब ही नहीं है, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा ये चीज, तो 1/3 और ये हो गया 1/3 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3/2, तो 3 से 3 कट गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हम एग्जैक्ट यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी E1/A इक्वल टू ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे, मतलब 2/3। यही हमारा एग्जैक्ट होगा, जो कि 3 बॉक्स दिए थे, 3 बॉक्स से जो आपको सिल्वर कॉइन्स निकालना था, उस कॉइन्स की जो प्रोबेबिलिटी है 2/3। हमने 3 प्रॉब्लम्स बेस थ्योरम से रिलेटेड करा दिया है। ऐसे और भी प्रॉब्लम्स होंगे, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत बारीकी से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, और नेक्स्ट प्रॉब्लम्स और भी होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।